दो ऑब्जेक्ट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो ए और सी, तो इसका मतलब जितनी हीट एनर्जी ए से सी को जा रही है, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम। ये पूरा रिलेशन तब वैलिड होता है डेल्टा क्यू दे रहे हो, वर्क हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। फ्रीडम, इसके बारे में हमने केटीजी में डिस्कशन किया था। कितनी कितनी होती है? मोनो के लिए हो जाती है 3, डाया के लिए हो जाती है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो पी इंटीग्रेशन डीवी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डीवी होता है डेल्टा वी। तो वर्क डन को मैं डायरेक्टली पी टाइम्स डेल्टा वी के बराबर बोल सकता हूं। ये चीज तो हो गई 0, और यहां पे हो जाएगा पी इंटू डी v raised to the power gamma plus v raised to the power gamma into dp will be। हेलो एवरीवन, नमस्कार, क्या हाल है आप लोगों के? आई सपोज सब बढ़िया है, एकदम मज़े में हो। और यार जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारी सीरीज़ रन कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी सारांश, तो उसमें एक नया चैप्टर लेकर मैं आदर्श राय आप सभी के सामने आया हूं। और चैप्टर का जो नाम है बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। हर साल 1 या 2 सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं और इस चैप्टर को करना इतना आसान है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये चैप्टर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आप एक जगह भी बहुत ढंग से उस चैप्टर को कवर कर लोगे तो आप दोनों ही जगहों पे जो सिचुएशंस है, जो क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को टैकल कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। सो जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स नाम का हम टॉपिक ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज ही जैसा हमारा एजेंडा है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन, वही चीज उसी एजेंडा के साथ हम ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर रफा दफा कर देंगे। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं सारे कवर होंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप सोचो क्या बढ़िया चीज लाए हैं हम आप लोगों के लिए। फटाफट रिवीजन आप कर लो, क्योंकि देखो वी नो अभी आपके पास सबसे एक जो क्रूशियल चीज है वो है आपका समय। एंड टाइम आपका कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम आपका अभी आपकी प्रेजेंट जो एसेट्स हैं, प्रेजेंट्स आपकी जो क्वालिटीज हैं, उन्हीं को और एनहांस करने में यूज होना चाहिए। और कुछ नई चीजें या ऐसी चीजें जो कि आपको डिस्टर्ब कर दे, उनमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो इस सीरीज के साथ हम किन किन स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं? हम उनको कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं बट उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, साथ ही साथ पढ़ चुके हो बट स्टिल आपकी तैयारी में कुछ लूज एंड्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता नहीं है। हो सकता है आपने सब पढ़ लिया हो लेकिन आपको पता ना हो कि ये वाला टॉपिक भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे सीरीज में। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो कि यार आधा पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो यहां से आपको ये चीज समझ में, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, 12th उनकी कंप्लीटेड रहती है क्योंकि 12th उनकी जस्ट इसी साल होती है, बट 11th उनकी एकदम गड़बड़ रहती है। ओके, 11th में हमेशा वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। 11th के कॉन्सेप्ट्स, मैकेनिक्स हुआ, हीट हुआ, थर्मो हुआ, साथ ही साथ आपका ऑसिलेशन वेव्स हुआ, इन सब टॉपिक्स में हमेशा एक वीकनेस हम ऑब्जर्व करते हैं। और 11th की फिजिक्स भी बहुत ज्यादा बड़ी भी है, और फिजिक्स तो खास कर से नीट स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। तो वो सारी ही चीजों को यार देखो सोच के समझ के ये पूरी सीरीज रन की जा रही है। इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने क्रिस्प और क्लियर हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। यू ऑलरेडी नो एनसीईआरटी से बाहर तो आपका पेपर आने वाला नहीं है। सो एनसीईआरटी की वो जो हिडन चीज है, एनसीईआरटी एज अ बुक इज गुड बट उसको डायरेक्ट समझना बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम इन सेशंस के बाद एनसीईआरटी को जाके देखेंगे तो आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटिंग यू, एनसीईआरटी के लिए आपके बच्चों के हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। यू कैन जस्ट कवर द एंटायर एनसीईआरटी सो क्विकली। आप इन सेशंस को देख लोगे तो, एंड इस स्टेट में तो आई ऑब्वियसली नो कि आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छी हो चुकी है। इट्स जस्ट द फाइनल, कुछ थोड़ा सा उस पर मेकअप और करना है, एंड मेकअप के बाद योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट लेवल एंड यू आर गोइंग टू बी एग्जाम रेडी, ठीक है। सो ज्यादा और फालतू की बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो थर्मोडायनेमिक्स का है, क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसमें बेसिकली हम लोग को ज़ेरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में जानना है, और उसी से रिलेटेड बाकी सारी चीजें, प्रोसेसेस क्या क्या होंगे उनके बारे में जानेंगे, और प्रोसेसेस में इन डिटेलिंग क्या है वो सब जानेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितना इजी? बहुत इजी। सिंपल बोलता है ए है, एक सब्सटेंस है मेरा ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बस सिंपल ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं
दो ऑब्जेक्ट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो ए और सी, तो इसका मतलब जितनी हीट एनर्जी ए से सी को जा रही है उतनी ही हीट एनर्जी सी से ए को भी आ रही है। ओके, किसी भी टेम्परेचर पे हो, ये हम हीट में देख चुके हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, रेडिएशन के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। एट एनी टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो आपकी बॉडी हीट रेडिएट आउट करती है और हीट अब्सॉर्ब भी करती है। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। अगर टीए की वैल्यू टीसी से ज्यादा है तो हीट ज्यादा देगी, अब्सॉर्ब कम करेगी। कम है तो हीट कम देगी और अब्सॉर्ब ज्यादा करेगी अगर वो कम है तो, और अगर बराबर टेम्परेचर है तो जितनी हीट देगी उतनी अब्सॉर्ब करेगी। ओवरऑल टेम्परेचर न्यूट्रलिटी हो जाती है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप सभी को समझ में आया। तो ये जरूरत लो बस ये बोलता है अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉस ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा फंडा। ठीक है सर। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आता है वो है फर्स्ट लॉ, और यहीं से मेन चीज, मतलब अगर कुछ बोलूं 70 to 75% पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और इसका एप्लीकेशन वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस में जो लगता है उससे रिलेटेड है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सिंपल सी चीज बोलता है, आओ दिखा देता हूं क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा सिस्टम है बॉस, ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में कोई गैस तुमने रख ली, ठीक है, वही गैस तुम्हारी सिस्टम है। ये तुम्हारा हो गया सराउंडिंग, ये तुम्हारा हो गया सराउंडिंग। सिंपल इसी तरीके जैसे बताऊं वैसे ही समझना। सिस्टम को अगर मैं कोई एनर्जी दे रहा हूं, सिस्टम को अगर मैं कोई एनर्जी दे रहा हूं, बाहर से मैं इसको गर्म कर रहा हूं, उसको एनर्जी दे रहा हूं, तो उस एनर्जी से क्या होगा? उस एनर्जी से दो चीजें होंगी। उस एनर्जी से दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होती है कि सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूसरा यूजेज इस एनर्जी से क्या होगा कि सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है, ऊपर जो पिस्टन रखा है उसको ऊपर उठाएंगे, मतलब कुछ वर्क ये सिस्टम के मॉलिक्यूल्स करेंगे, जिसे बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब ये जो डेल्टा क्यू नाम की तुमने एनर्जी दी, ये दो जगहों पे काम आएगी। पहला काम इसका क्या रहेगा? पहला काम इसका ये रहेगा कि भाई थोड़ा सा वर्क डन कर देना, और दूसरा काम रहेगा कि भैया आप क्या बोलते हैं, एक इंटरनल एनर्जी में बचा खुचा सामान, बची कुची एनर्जी इंटरनल एनर्जी को दे देना, जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए। ये दोनों में बटेगी डेल्टा क्यू, ये दोनों में बटेगी डेल्टा क्यू, और बस यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब आओ इनके बारे में भी इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू के बारे में। ठीक है, सो डेल्टा क्यू बेसिकली क्या दिखाता है? डेल्टा क्यू दिखाता है कितनी हीट एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हो या उससे ले रहे हो। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है सर, अगर ये डेल्टा क्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका क्या मतलब? अगर ये नेगेटिव आ जाती है यानी हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, या हीट अब्सॉर्ब कर ली सिस्टम से। ठीक है, हीट इज रिजेक्टेड बाय सिस्टम, तुमने गैस में से एनर्जी निकाल ली तो वो हो जाता है डेल्टा क्यू नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू की बात करता हूं, तो डेल्टा डब्ल्यू निकलता है इंटीग्रेशन पीडीवी से, या फिर तुम इसे पी कांस्टेंट हो जाता है, अगर पी कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा भी बोलते हो, तो तुम इंटीग्रेशन पीडीवी समझो। अब अगर ये चीज पॉजिटिव होती है, अगर ये चीज पॉजिटिव हो गई तो इसका क्या मतलब है? वर्क इज डन बाय व्हाट? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम कुछ काम कर रहा है, वॉल्यूम यहां से इंक्रीज करके कुछ यहां तक ले गया, तो वॉल्यूम फाइनल बढ़ गई ना, फाइनल वॉल्यूम बढ़ गई, फाइनल वॉल्यूम बढ़ गई इनिशियल से, तो यानी वॉल्यूम बढ़ रही है, और काम कौन कर रहा है? इस पिस्टन को कौन ले जा रहा है? गैस कर रही है। तो वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और मानो तुम यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है बस केमिस्ट्री की, कि वहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है अगर, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इंटीग्रेशन पीडीवी। अगर यही चीज नेगेटिव आ गई तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। इसका नेगेटिव आने का मतलब ये हो जाता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है मतलब इस पिस्टन को दबाया जा रहा है, इस पिस्टन को यहां से यहां तक दबा दिया, वॉल्यूम घटा दी, तो वो वर्क डन कैसा हो जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। याद रखना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल्टा यू, डेल्टा यू का क्या फॉर्मुलेशन? डेल्टा यू तो सर एक ही रिलेशन से दिखती है जो कि है एनसीवी डेल्टा टी।
सिंपल, इसमें तो कोई और हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है। एनसीवी डेल्टा टी डेल्टा यू को दिखाती है, अगर एनर्जी इंटरनली बढ़ रही है तो तापमान इंक्रीज होगा, अगर घट रही है तो टेम्परेचर घटेगा। सिंपल फैक्ट, और कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो जितनी भी गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर वो घट रही है तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा। सिंपल एस्पेक्ट, और ये हो गया हमारा डेल्टा यू। तो आप इनको अगर याद रख लिया, आपने समझ लिया, तो समझो मेरी बात को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम कुछ नहीं है आपके लिए, बच्चों का खेल है। क्योंकि देखो इसमें कन्वर्जन यही होते हैं, कुछ केस में दे देंगे कि भाई मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं और एनर्जी तुम सिस्टम को दे रहे हो। तो सिंपल हमने किस तरीके से समझा है, एनर्जी आएगी, दो में बटेगी, वर्क डन और ये इंटरनल एनर्जी में। ठीक है सर, ओके। अब यहां क्या कर रहे हो, एनर्जी बाहर से भी दे रहे हो, ऊपर से वर्क भी कर रहे हो। तो इस एनर्जी में से पहले वर्क जा रहा था, वो वर्क नहीं जा रहा है, और ऊपर से वर्क और मिल रहा है। तो यहां से जो एनर्जी आ रही है, वर्क से जो एनर्जी आ रही है, वो सब किस में जाएगी, वो सब कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरीके से समझोगे, कभी नहीं भूलोगे। और नहीं भी समझ पाओ तो ये इक्वेशन याद रख लेना, और बस डेल्टा क्यू पॉजिटिव नेगेटिव रख दोगे तो भी आंसर समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव कब, पॉजिटिव जब हीट सिस्टम को दोगे। नेगेटिव कब, जब हीट सिस्टम से ले लोगे। वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन पॉजिटिव कब, जब वर्क डन सिस्टम के थ्रू हो रहा है, सिस्टम वहां काम कर रहा है। नेगेटिव कब, जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तब नेगेटिव। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, वो देखते हैं कि ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हो रहा है। द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, एक फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज चेंज इन सच अ मैनर दैट द गैस रिलीजेस, जो गैस है वो रिलीज कर देती है 20 जूल ऑफ हीट। ये जो गैस है वो 20 जूल की एनर्जी रिलीज कर रही है। समझ में आ रहा है, मतलब वो डेल्टा क्यू रिलीज कर रही है कितनी, 20 जूल की एनर्जी। ओके सर, बढ़िया, 20 जूल की एनर्जी उसने रिलीज कर दी, बहुत अच्छी बात है। एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ओके, ये एनर्जी रिलीज भी की और वर्क भी हुआ। वर्क किया मतलब इस पिस्टन को नीचे दबाया, तो वर्क डन ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 जूल का। ओके ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊंगा। If the initial internal energy of the gas was 30 joule, then find the final kinetic internal energy of the gas. No problem, कोई दिक्कत नहीं, समझो इस बात को। देखो क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके ठीक है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब वर्क सिस्टम, तुम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हो। ये पूरा रिलेशन तब वैलिड होता है, डेल्टा क्यू दे रहे हो, वर्क हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है सर, अब क्या हो रहा है, यहां पे तुम गैस रिलीज कर रही है 20 जूल, मतलब दे नहीं रहे हो, ले रहे हो। तो डेल्टा क्यू क्या आ गया भाई, डेल्टा क्यू आ गया -20 जूल। सिंपल, समझ आ गया, -20 जूल। फिर उसके बाद 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ऑन द गैस मतलब गैस वर्क नहीं कर रही, ऑन द गैस हो रहा है। तो डेल्टा डब्ल्यू भी आ गया माइनस कितना, 8 जूल। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या तुम डेल्टा यू नहीं बता सकते, इन दोनों को ऊपर रख दो तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा -20 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस -8। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -20 में से -8 जाएगा, हो जाएगा -12 जूल। -12 जूल, डेल्टा यू -12 जूल होने का मतलब ये क्या बताता है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब ये हो गया मेरा -12, फाइनल कितनी थी, फाइनल पता करनी, इनिशियल 30 दी हुई थी, तो यू एफ ये रही माइनस इनिशियल थी 30, तो यू एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 30 में से 12 जाएगा, 18 जूल बचेगी। ये रहा मेरा आंसर। समझ में आया, नहीं आया क्या, ऑप्शन है क्या 18, हाँ जी सर ऑप्शन नंबर है क्या, यही है, बिल्कुल यही सही आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया इक्वेशंस के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू आपको समझने का तरीका ये हो गया, बस डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू सही रख लेना। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव वो मैं यहाँ बता चुका हूँ, किस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होगी, अगर तुमने रख लिया तो आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका जो कि बहुत अच्छा है समझने वाला, वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है भाई, सिस्टम था, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी थी, कितनी थी, 30 जूल। ओके, इसके पास 30 जूल एनर्जी थी। अब हुआ क्या, ये बोल रहा है सिस्टम ने एक एनर्जी रिलीज की 20 जूल। ठीक है, 30 में से 20 चली, कितनी बची, 10। 30 में से 20 चली गई, कितनी बची, 10। और बोला वर्क कर दिया सिस्टम पे, मतलब 8 दे भी दी, तो 10 + 8 कितना हो गया, 10 + 8 हो गया 18। समझ में आया, 30 जूल थी, 30 में से 20 दे दी, 8 का काम किया, तो अब 10 + 8 18। तो यहीं से देख लो ना, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है। समझ रहे हो, देख लो कितनी इजी, समझ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूं हो जाएगा, नहीं समझे तो भी इक्वेशन से तो कर ही लोगे। ठीक है, जो आपको सही लगे आप उस मेथड को अप्लाई करो,
चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। इसके बारे में हमने डिस्कशन पिछले सेशन में भी किया था केटीजी में। यहां पे दोबारा एक फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं कि दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हो जाती हैं ये सीवी होती है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और सीपी जो कि होती है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, इसका रिलेशन होता है F/2R से, और इसका होता है F/2+1R से, जहां पे F हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में हमने केटीजी में डिस्कशन किया था। कितनी कितनी होती है? मोनो के लिए हो जाती है 3, डाया के लिए हो जाती है 5, विदाउट वाइब्रेशन, विद वाइब्रेशन 7, ट्राई एटॉमिक जो कि नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक जो कि नॉन लीनियर है उसके लिए हो जाती है 6। तो ये 3 याद रख लो यार, बस ये 3 याद रख लो, गेम बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सीपी अपॉन सीवी का जो रेशो होता है वो क्या होता है? वो होता है गामा, और उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेट करते हैं? वो होता है 1+2/f। ठीक है, 1+2/f, और इसको क्या बोलते हैं हम? एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये सारी बातें मैंने केटीजी में डिस्कस की थी, और वहां भी बोला था कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स थर्मो में भी आएंगे, तो इसलिए याद रख लेना। देखो आगे थर्मो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। साथ ही साथ एक और रिलेशन भी आपको बताया था, वो भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज गिवन एज CV + R अपॉन 1 - x। ओके, 1 - x, दिस इज द हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी molar heat capacity for a process PV⁻x is equal to constant। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए जो हीट कैपेसिटी है वो C इज इक्वल टू CV + R अपॉन 1 - x से। तो अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूंगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो C इक्वल्स टू CV + R आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे हम, सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। चलो, तो अगर मैं मोनोटॉमिक गैस की बात करूं तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, CV कितना हो जाएगा? 3/2R, CP कितना हो जाएगा? 5/2R, CP अपॉन CV कितना हो जाएगा? 5/2। याद करना है क्या? नहीं, तुम्हें क्या याद रखना है? ये चीज F/2R और F/2+1 × R। क्वेश्चंस करते करते हालांकि तुम्हें ये याद हो ही जाते, 3/2R 5/2R क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। डायटोमिक गैस के लिए बताऊं जिसमें आपका, और साथ ही साथ लीनियर ट्राइएटॉमिक भी जैसे एकदम एक ही लाइन में होते हैं, इन सबके लिए 5 होती हैं, CV 5/2R, CP ये हो जाएगा और गामा हो जाएगा 1.4। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए जिसका F = 6 है, CV हो जाएगा 3R, CP 4R और गामा हो जाता है 1.33। और इन जनरल बताऊं तो ये रे रिलेशन CP और CV के और गामा के, जो कि हम ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आई सपोज ये सारी ही चीजें, ये सारे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ चुके होंगे। केटीजी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे यूजेज होगा, इसलिए हमको अभी दोबारा देखने की जरूरत पड़ी है। ओके, अब आते हैं हम मिक्सचर्स की, गैशियस मिक्सचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चंस आए हैं पुराने सालों में। इसमें क्या बोलता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर की बात करूं, सिंपल सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर मॉलिक्यूलर वेट मेरे को मिक्सचर का निकालना है तो क्या करूंगा? मान लो एक मेरे पास गैस है जिसका M1 मास है, एक गैस 1 है जिसका M1 मास है और नंबर ऑफ मोल्स है N1, दूसरी गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल्स है N2, मास है M2, दोनों को मिक्स किया तो फाइनली जो M एवरेज निकल के आता है, कितना आता है? दैट इज इक्वल टू N1M1 + N2M2 डिवाइडेड बाय N1+N2। ठीक है, साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, CV मिक्सचर का कितना हो जाएगा? N1CV1 + N2CV2 डिवाइडेड बाय N1+N2। ठीक है, CP मिक्स भी बताऊं मिक्सचर का, तो N1CP1 + N2CP2 डिवाइड बाय N1+N2। और अगर गामा की बात कर ली तो ये हो जाता है इन दोनों का रेशियो, ये हो जाता है इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो आप देख सकते हो, N1 N2 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, N1CP1 + N2CP2 टिल NnCpn और N1CV1 N2CV2 ... टिल NnCvn। ठीक है, सो इस हिसाब से आप गामा निकाल सकते हो किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का, जिसमें 1 2 3 कितनी भी गैसेस मिक्स हो, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। और आप एक डायटोमिक है, मोनोटॉमिक है, जो भी आप पूरी मिक्सचर का CP और CV निकाल सकते हो। गामा निकालने का भी क्वेश्चन आपको आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में इंडिविजुअली करके। कुछ देखो, मेनली तो 4 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उन 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने हैं।
आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, चारों की पूरी जन्म कुंडली बता देते हैं, समझ लेते हैं क्या है उनके बारे में, उनके प्रोसेसेस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगता है, क्या रिलेशन, क्या वेरिएशन होते हैं, स्लोप फ्लोप क्या होता है, सबके बारे में बात करते हैं फटाफट। और जैसे वो चारों प्रोसेस आएंगे तो मेजर पोर्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर कुछ कुछ इधर उधर के प्रोसेस है, कुछ कुछ नोट्स और पॉइंटर्स हैं, उनके बारे में फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है वो है मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक, बारिक मतलब यहां से याद रखो 1 बार एक यूनिट होती है प्रेशर की, तो ये प्रेशर की बात करेगा। तो इसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूंगा जिसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, नंबर ऑफ मोल्स को छेड़ नहीं रहा, आर तो कांस्टेंट है, इसको तुमने कांस्टेंट रख दिया तो क्या बचा, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा, यानी V/T कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, ऑल्दो आप पास नहीं कराओगे क्योंकि 0 केल्विन पे आप वॉल्यूम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। सो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, वो तो ऐसे ही ग्राफ होंगे ना, क्योंकि प्रेशर तो देख सकते हो आप कांस्टेंट है, प्रेशर सिंस इट इज कांस्टेंट तो उसके कर्व इसी हिसाब से होंगे, ठीक है सर, ओके। इसी में और बात करते हैं। अब आइसोबारिक की बात करूं तो इसमें मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 एंटिटी, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, तो क्योंकि आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हो और मैंने आपको बताया वर्क डन का जो रिलेशन है वो होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में अगर ये जो पी है ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो पी इंटीग्रेशन डीवी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डीवी होता है डेल्टा वी। तो वर्क डन को मैं डायरेक्टली पी टाइम्स डेल्टा वी के बराबर बोल सकता हूं। समझ में आया, वर्क डन मेरा पी टाइम्स डेल्टा वी हो जाएगा। और क्योंकि ये एक आइडियल गैस है तो पी डेल्टा वी, भैया पीवी होता है एनआरटी, तो डेल्टा दोनों तरफ लाओगे यानी डेल्टा पीवी इज इक्वल टू डेल्टा एनआरटी। अब P यहां कांस्टेंट बाहर, NR यहां कांस्टेंट बाहर, यानी P डेल्टा V हो जाएगा तुम्हारा NR डेल्टा T। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दोगे तो वो ले लेना, अगर टेम्परेचर का हो तो वो ले लेना। तो ये भी है वर्क डन बाय द गैस और ये भी है वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। किसमें, आइसोबारिक प्रोसेसेस में, ठीक है। डेल्टा यू, भाई डेल्टा यू तो देखो अनक्वेश्चनेबली कोई कॉन्केस्ट नहीं हो रहा है इस चीज के लिए, डेल्टा यू तो इट्स अनक्वेश्चनेबली होगा एनसीवी डेल्टा टी, ओके, दैट्स गोइंग टू बी द फॉर्मुलेशन। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जनरली डिफाइन होता है एन सी डेल्टा टी। सी जो भी प्रोसेस की हीट कैपेसिटी उस पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि आइसोबारिक है तो सी हो जाता है सीपी, तो डेल्टा क्यू यहां पे आ जाता है एन सी पी डेल्टा टी, और जिसकी वैल्यू इन दोनों को जोड़ते हैं ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो उससे आ जाएगी आपकी CV प्लस आर, मतलब CP की वैल्यू CV प्लस आर आ जाती है। देखो जोड़ के बता देता हूं, तो एन सी पी डेल्टा टी जो कि डेल्टा क्यू है किसके बराबर, डेल्टा यू जो कि एन सी वी डेल्टा टी, और पी डेल्टा वी को मैं एन आर डेल्टा टी लिख ले रहा हूं। डेल्टा टी एन कैंसिल, तो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। मेयर्स फॉर्मूला यहां से निकल आता है, ठीक है, ओके, समझ गए, ओके। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के बारे में जो कि है आइसोकोरिक। तो आइसोबारिक था प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसमें होती है वॉल्यूम कांस्टेंट यानी प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रेशर हो जाता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया, ठीक है सर, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और प्रोपोर्शनैलिटी अगर डायरेक्ट है तो देखो इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, जो एक्सटेंड करोगे तो ओरिजिन से ही पास होगा। समझ में आया, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के देखोगे तो कांस्टेंट आएगा, वॉल्यूम और प्रेशर का भी कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सही बात। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है कि वर्क डन जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है वर्क डन जीरो, भाई वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम। नाउ इफ यू आर सेइंग कि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है, अगर तुम बोल रहे हो आइसोकोरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो छोटी सी वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा, डीवी भी नहीं होगा, तो पीडीवी तो भूल जाओ, जीरो ही होगा। तो यानी देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इन द केसेस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर वर्क डन ही जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्यू के बराबर है, इसमें ये चीज तो जीरो हो गई। मतलब जितनी भी तुम एनर्जी दोगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी पूरी की पूरी, और अगर एनर्जी ले रहे हो ना सिस्टम से तो वो पूरी इंटरनल एनर्जी से कॉम्पनसेट होगी। मतलब इंटरनल एनर्जी घटेगी और गैस सिस्टम देगी बाहर, या फिर बाहर से एनर्जी आ रही तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब तापमान बढ़ेगा, दैट्स इट, सिंपल फैक्ट। ठीक है, समझ आया, ओके सर।
सो डेल्टा यू तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है एनसीवी डेल्टा टी और सीवी होता है F/2R, ठीक है। तो डेल्टा क्यू यहाँ पे डेल्टा यू के बराबर हो जाती है किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेसेस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में सर टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। अब आइडियल गैस की बात करोगे यानी पीवी हो जाता है कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो पीवी मेरा कांस्टेंट हो जाता है। अब जरा ग्राफ बनाए। सो टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेट लाइन, पी और वी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। ये जो कर्व है क्या है, दिस इज ऑफ द पैटर्न ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, मतलब जितने भी आपके एक्स वाई इज इक्वल टू सी हैं या एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले आपको ग्राफ दिखेंगे, ये सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को करते हैं, ठीक है। सो सिंस इट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके सर, ठीक है। और बात करते हैं हाँ, अब देखो एक ये मजे की बात, एक ये बहुत ही अमेजिंग बात कि there is an exchange of heat between system and surrounding. The system should be compressed or expanded very slowly so that there is sufficient time. हाँ, isothermal processes बहुत slowly अकर करते हैं, तभी यही एक रीजन था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो होता है ना, दैट इज नॉट आइसोथर्मल, रादर इट इज एडियाबैटिक, क्योंकि इतना फास्ट होता है प्रोपोगेशन कि आइसोथर्मली वो हो नहीं सकता, तो बहुत स्लोली एमिट करते हैं। और उसका रीजन भी बता रहा हूँ स्लो क्यों होते हैं। देखो स्लो इसलिए होते हैं कि हो क्या रहा है, आप एक सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो डेल्टा क्यू, ठीक है, आप एक सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो डेल्टा क्यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर चेंज तो जीरो। अब टेम्परेचर चेंज जीरो यानी कि डेल्टा यू जो होता है उसका तो डेफिनेशन सेम है, एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जीरो हो गया मतलब डेल्टा यू तो जीरो होगा। तो ये चीज तो आपको याद ही रखनी है कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो। देयर इज नो इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन एवर आई टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेसेस। डेल्टा यू की वैल्यू शून्य हो जाती है क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। अब सोचो, तो वही बता रहा हूं, आप डेल्टा क्यू एनर्जी दे रहे हो और चाह रहे हो ये पूरी एनर्जी कहां जाए, वर्क डन बाय पिस्टन में जाए। थोड़ी सी भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने या घटाने में नहीं जानी चाहिए, पूरी की पूरी इधर जाए। अब यार आप इसके एनर्जी दे रहे हो और सोच रहे हो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भाई इतनी तेज वेलोसिटी ना अपनी क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी कैसी है, उनकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज का समी तो है, तो एनर्जी दे रहे हो और चाह भी रहे हो कि अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी मत बढ़ाना तुम, लेकिन ऊपर वाले पिस्टन पे इतना प्रेशर लगाना है पहले से ज्यादा ताकि वो ऊपर उठने लग जाए। अब ये कैसी बात हुई, तो इसीलिए प्रोसेसर्स को स्लो करना रहता है। यहां पे डेल्टा यू जीरो हो जाता है और जो पूरा का पूरा आप एनर्जी देते हो, डेल्टा क्यू जो पूरा देते हो वो पूरा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा डब्ल्यू के बारे में हम डेल्टा डब्ल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे अभी और बताएंगे भी, ठीक है। सो इस केस में डेल्टा क्यू पूरा का पूरा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। एक और मजे की बात यहां बताता हूं कि कुछ इसमें यहां पूछते हैं कि सर डेल्टा क्यू जो है वो तो सर हम एनसी डेल्टा टी बोलते हैं, राइट, और जो भी प्रोसेस है उसका सब्सक्रिप्ट यहां लगा देते हैं। तो ये क्योंकि आइसोथर्मल है, सीटी लगा दिया मैंने सब्सक्रिप्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मुझे आप ये बताओ सर, आप तो बोल रहे थे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा टी तो मेरा कितना हो गया, डेल्टा टी सर मेरा हो गया जीरो, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा क्यू भी जीरो होना चाहिए। यही गलत हो जाते हैं। गलत क्यों, क्योंकि यहां पे जो सीटी दिख रहा है ना आपको, ये सीटी, ये जो आप सीटी देख रहे हो, दिस सीटी, दिस इज ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये सुनो, मोलर हीट कैपेसिटी से हम क्या समझते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी असल में क्या बताती है, उसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मोलर हीट कैपेसिटी का जो रियल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि भाई एक सब्सटेंस के पास कितनी कैपेसिटी हीट अब्सॉर्ब करने की और उस अब्सॉर्प्शन के एवज में मैं कितना टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा हूं, ठीक है। हीट कैपेसिटी का असली अर्थ ये होता है कि आप किसी से एनर्जी ले लो और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके आप कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो भाई अगर मैं बहुत कम टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैं किसी से एनर्जी ले रहा हूं और मैं टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहा, अपने टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो मेरी तो हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। यही रीजन है कि वाटर को नॉर्मली हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं। पानी में देखो, मतलब हार्ड गाड़ियों में देखो, कार्बोरेटर में, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखो जहां हार्ड वाटर D2O, पानी एक तरीके का हो गया, वो यूज करते हैं क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। पानी इतना सारा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर राइज बहुत थोड़ा सा करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे वही गेम ये हो रहा है कि एनर्जी तो तुम लेते जा रहे हो और पूरी की पूरा किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्क डन में, तो अपना टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रहे।
तो अगर मैं बात करूंगा कि भाई इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट कितनी है, इसकी एबिलिटी कितनी है एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने की, तो तुम बोलोगे सर मैं तो जितनी दूंगा ये तो पूरी ऑब्जॉर्ब कर रहे, टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा। ऐसे लोगों की कैपेसिटी कितनी होती है इन्फिनिटी। तो सीटी जो होता है उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी के बराबर। समझ में आया? और ऐसे भी कर सकते हो, सीटी इसको यहां ले आओगे तो डेल्टा टी जीरो, तो सीटी की वैल्यू एनीथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी आ जाती है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो जीरो के इन्फिनिटी के बराबर होता है। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हीट कैपेसिटी कितना होता है आइसोथर्मल प्रोसेसेस में? इन्फिनिटी के बराबर। ओके, सो आई थिंक ये सारी चीजें पता चल गई। अब जरा एक स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीवी कर्व जो हमने यहां बनाया, ये पीवी कर्व, इसका स्लोप कैसे निकालोगे। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है सिंपल सी चीज है, डीपी अपॉन डीवी, डीवाई बाई डीएक्स कर दोगे स्लोप आ जाता है। तो माइनस पी बाई वी कैसे लिखा मैंने? सिंपल, कुछ नहीं किया, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा था, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, डी ऑफ पीवी और इस कांस्टेंट को के बोल दे रहा हूं, इज इक्वल टू डी ऑफ के कर दिया। अब डी ऑफ के तो जीरो हो जाएगा और डी ऑफ पीवी हो जाएगा पीडीवी प्लस वीडीपी। एक बार प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम डिफरेंशिएट हो गया, दूसरी बार में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको एज इट इज रहने दो, डीवी को भी इधर ले आओ, ठीक है। मतलब डीपी अपॉन डीवी इधर ले आओ और बाकी सब इधर रहने दो। तो पीडीवी देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ वीडीपी, वी को इधर ले आओ, डीवी को इधर ले आओ, तो डीपी अपॉन डीवी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज टर्निंग आउट टू बी माइनस ऑफ पी बाई वी। अब ये है मेरा स्लोप, ये है मेरा स्लोप ऑफ पीवी कर्व, और वही स्लोप किसके बराबर हो रहा है? माइनस पी बाय वी के बराबर, ठीक है। सो यहां से मैं ये समझ सकता हूं कि जो स्लोप होता है पीवी कर्व का माइनस ऑफ पी बाय वी के बराबर होता है। किसके? माइनस ऑफ पी बाय वी के बराबर होता है, ठीक है। तो स्लोप पता चल गया ना कितना होता है। अब बात करते हैं वर्क डन के बारे में। बहुत सारी आइसोथर्मल में मैंने बताया ना, आइसोथर्मल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आइसोकोरिक, आइसोबारिक तो बड़ा सिंपल है। आइसो थर्मल में और एडियाबैटिक में थोड़ी चीजें बढ़ती हैं। अब देखो यहां तक का गेम क्या है, जरा फटाफट लिख लेते हैं। डेल्टा यू तो सर जीरो होता है, बिल्कुल। पूरा जो डेल्टा क्यू है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, और डेल्टा डब्ल्यू आप अभी निकाल के बताओगे? हाँ जी बताऊंगा, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये रहा वर्क डन, ठीक है। साथ ही साथ सीटी इसमें सर इन्फिनिटी के बराबर होता है। ओके, बिल्कुल सही बोला आपने। ये डेल्टा डब्ल्यू निकालोगे तो डेल्टा क्यू बता दोगे कितना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि भाई स्लोप जो होता है पीवी कर्व का, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल वो हो जाता है माइनस ऑफ पी बाय वी के बराबर। यस, बिल्कुल सही समझे आप। तो ये रहे सारे पॉइंटर्स लिख के बता रहा हूं, माइनस ऑफ पी बाय वी के बराबर। ओके, अब वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन का सिंपल तरीका क्या है? वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी, पी की जगह रख दोगे एनआरटी अपॉन वी डीवी, एनआरटी बाहर आ जाएगा, इसका 1 अपॉन वी डीवी कर दोगे तो लॉगरिदम वी आ जाएगा, वी एफ से वी आई, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला एनआरटी नेचुरल लॉग वी एफ अपॉन वी आई। नेचुरल लॉग को लॉग विद बेस 10 में करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई विथ बेस 10। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। सो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वो आ गया वर्क कैलकुलेशन, और वर्क निकाल दिया तो आप ये बता सकते हो कि सिस्टम को एनर्जी कितनी दे रहे हो या फिर ले रहे हो। और सिंपल सी चीज है यार, देखो डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब अगर बोल दिया कि भाई वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है। अब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। डेल्टा क्यू नेगेटिव होने का मतलब सिस्टम को एनर्जी दे नहीं रहे हो, सिस्टम से एनर्जी खींच रहे हो। समझ रहे? सिस्टम से एनर्जी खींच ली तुमने, सिस्टम इज रिजेक्टिंग आउट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। ओके, ठीक है। तो आइसोथर्मल में अगर इस टाइप का कर्व है तो देखो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इनहांस हो रही है। इस टाइप का है तो कंप्रेशन है, ऑब्वियसली ये एक्सपेंशन ही दिखाता है, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, तभी वर्क डन पॉजिटिव आता है। दिस शोज वर्क डन बाय सिस्टम। ओवर हियर व्हाट इट शोज, ये बताता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ओके, बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इंटरनल एनर्जी तो देखो भाई मैं जैसा बता चुका हूँ जीरो ही होगा, तो डेल्टा क्यू पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू जो कि 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई विद बेस 10, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं चौथे प्रोसेस के बारे में जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक का डेफिनेशन ये है कि मैंने डेल्टा क्यू को ही जीरो रख दिया। मैंने क्या किया, जो मेरा सिस्टम था
उस सिस्टम को मैंने एक ऐसे इंसुलेटिंग सब्सटेंस से ढक दिया कि अब एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। दिस बेसिकली इज एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस। और अब जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। और क्योंकि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो यहां पे यही डेफिनेशन आती है, डेल्टा क्यू तुम्हारा 0 के बराबर है। डेल्टा क्यू ही 0 के बराबर है, यानी कि जो तुम समझते थे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसमें यही चीज 0 हो गई, यानी डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात ये करते हैं कि अगर ये चीज है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब वर्क सिस्टम कर रहा है, तो कहां से एनर्जी आएगी? सिस्टम के अंदर से एनर्जी खींचेगी। तो इस सिनेरियो में तो भाई यू जो तुम्हारा है, डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, मतलब यू तुम्हारा घटेगा ना, इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है तो यू घटेगी और तभी जाके वर्क पॉजिटिव आएगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, मतलब ये पार्ट ए है, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा कि भाई सिस्टम को दबाया जा रहा है, सिस्टम को दबाया जा रहा है मतलब सिस्टम पे काम किया जा रहा है, सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, तो बी पार्ट में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। सिस्टम पे काम करोगे तो वर्क डन नेगेटिव, मतलब सिस्टम को तुम एनर्जी दे रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। समझ रहे हो बात को? यही बस सिंपल चीज बता दे, डेल्टा क्यू का कोई रिलेवेंस नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग का पूरा नाता ही तोड़ दिया तुमने एडियाबैटिक में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो इस तरीके से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, इस पीवी वैल्यू को फॉलो करता है कि पीवी रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट और गामा यहीं से निकल के आता है, दिस इज योर एडियाबैटिक कांस्टेंट। तुम चाहो तो इसे टी और वी के बीच में ले सकते हो, पी की जगह एनआरटी अपॉन वी रख दोगे तो टी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट आ जाएगा। साथ ही साथ अगर v की जगह एनआरटी अपॉन पी रख दिया तो टी रेज टू दी पावर गामा पी रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो विच एवर रिलेशन सूट्स यू आप रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको याद रखो, पी वी रेज टू दी पावर गामा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट। अब इसमें जरा मैं स्लोप की बात करूं, इसमें अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहां पे स्लोप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, पी वी रेज टू दी पावर गामा कांस्टेंट है ना, बिल्कुल। सो यहां पे भी डीपी करते हैं, इसको के मान लेते हैं। सो डी ऑफ पी वी रेज टू दी पावर गामा will be equal to d of k। ये चीज तो हो गई 0 और यहाँ पे हो जाएगा p इंटू डी वी रेज टू दी पावर गामा प्लस वी रेज टू दी पावर गामा इंटू डी पी विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, आपके सामने। अब डी ऑफ वी रेज टू दी पावर गामा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p गामा वी रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी रेज टू दी पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा p बाय वी, ये उधर चला जाएगा। सो डी पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी गामा p अपॉन v, dv इधर आ गया, सो dp अपॉन dv कितना हो गया? dp अपॉन dv हो गया माइनस ऑफ गामा p अपॉन v, ठीक है। ओके सर, तो ये क्या है भैया? ये है आपका स्लोप। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ pv कर्व, स्लोप ऑफ pv कर्व। समझ में आ रहा है? तो पीवी कर्व का जो स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है वो हो जाता है माइनस ऑफ गामा पी बाय वी। और इसी हिसाब से आइसोथर्मल का कितना था? आइसोथर्मल का होता था माइनस ऑफ पी बाय वी। तो ये जो है ना ज्यादा स्टीप होगा, मतलब पता है अगर आइसोथर्मल और वो दोनों बनाया तो ज्यादा स्टीप कौन सा होगा? एडियाबैटिक, मतलब ये एडियाबैटिक होगा और ये आपका आइसोथर्मल। स्टीप मतलब ज्यादा एकदम गहरा, एकदम ऐसे गिरता हुआ, वो ज्यादा स्टीप होगा। और ये बड़े आराम से गिरेगा, कौन सा? आइसोथर्मल। ज्यादा तेज कौन गिरेगा? एडियाबैटिक। समझ में आया? ठीक है सर, ओके। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये हो जाता है। और वर्क डन की बात करो, वर्क डन कितना होता है? इसका लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें फाइनल आंसर पता होना चाहिए। और फाइनल आंसर सिंपली ये होता है वर्क डन इन एडियाबैटिक जो होता है दैट इज डेल्टा पीवी अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। डेल्टा पीवी मतलब पी एफ वी एफ माइनस ये पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। अगर आप पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ कर रहे हो तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
दूसरा जो होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी, यानी टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये याद रखना भैया, आप ये डेल्टा टी नहीं है, ये इनिशियल माइनस फाइनल, तब जाके नीचे गामा माइनस 1 है, वरना 1 माइनस गामा होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, इसी तरीके से याद रखो, तभी अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, सो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव कब होगा? जब टी आई ज़्यादा है और ये लेस है। तो बस सिंपल एनालिसिस है इनके बेसिस पे, और यही हो जाता है आपका किसके? डेल्टा यू के बराबर भी। यही किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा यू के बराबर भी। ओके ओके सर, ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। अच्छा देखो, यहीं से तो रिलेशन आ जाता है आपका, यहीं से तो वो जो मैंने एक रिलेशन आपको नहीं बताया था कि C, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं कि डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए, C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेल्टा क्यू 0 है तो इसको रिलेट मत करो, आप वो फाइनल एक्सप्रेशन याद रखो। ठीक है, सो अब कुछ रिवीजन, मेयर्स फार्मूला हम पढ़ चुके, कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल ये भी बता दिया है। क्या था सीन कि जो भी ज्यादा स्टीप होगा वो कौन सा होगा? एडियाबैटिक। तुम यहाँ से अगर फिसल पट्टी जैसे खेलना चाहोगे तो सबसे ज्यादा मजा तुम्हें जिस पे आएगा वो एडियाबैटिक कर्व है। ये बहुत आराम से जाता है, ये बहुत स्टीप जाता है। चारों कर्व एक बार देख लेते हैं, चारों कर्व एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पीवी के एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये। अब ये वाला कौन सा है? ये वाला हो जाता है तुम्हारा आइसोबारिक, ये हो जाता है तुम्हारा आइसोबारिक, ये हो जाता है तुम्हारा आइसोथर्मल, ये हो जाता है एडियाबैटिक, और ये हो जाता है आइसोकोरिक। प्रोसेस भी बता देता हूं। आइसोबारिक की जब भी मैं बात करूंगा तो ये जाएगा आपका पी वी रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा आपका पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाता है पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है पी वी रेस टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो पी रेस टू दी पावर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे v कांस्टेंट रहता है ना, तो पी वी रेस टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर, समझ गए। तो इस हिसाब से आप चारों कर्व्स को याद रख सकते हो। इसमें मैंने चारों बता दिया, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, सबके बता मारे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये, प्रेशर इन द टायर ऑफ अ कार इज 4 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेजेंटली जो टेम्परेचर प्रेशर है वो 4 टाइम्स एटमॉस्फेरिक के है और 300 केल्विन पे रखा हुआ है। ठीक है, इफ दिस टायर सडनली बर्स्ट, इट्स न्यू टेम्परेचर विल बी। सडनली बर्स्ट, सडनली जहां भी आएगा कौन सा केस होगा? एडियाबैटिक का। स्लोली जहां पे भी आएगा आइसोथर्मल होगा। सडनली एकदम जहां होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, किस किस का रिलेशन बताना है हमें? फाइनल टेम्परेचर बताना है। और किससे रिलेट कर सकते हैं भाई? प्रेशर का ही डेटा दिया हुआ है, तो टी और पी का एक रिलेशन लेना है। हमें आता है क्या? नहीं आता। हमें शायद ये आता है पी वी रेस टू दी पावर गामा इक्वल्स टू के। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर का नहीं ले सकते, बिल्कुल। वी की जगह क्या रखूंगा? एन आर टी अपॉन पी, एन आर टी अपॉन पी रेस टू दी पावर गामा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा पी रेस टू दी पावर माइनस गामा, जो कि हो जाएगा इस तरीके से, पी रेस टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू टी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, बिल्कुल। तो इनिशियल स्टेट में पी आई 1 रेस टू दी माइनस गामा इंटू टी आई गामा इज इक्वल टू फाइनल स्टेट में 1 माइनस गामा इंटू फाइनल स्टेट में गामा। आई थिंक समझ में आया आपको? तभी तो कांस्टेंट है, तभी तो कांस्टेंट है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सेम होगा। ओके, अब इनिशियल स्टेट पे 1 माइनस गामा रख दो, कितना हो जाएगा? इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 4 टाइम्स पी है, तो यहां पे रख देते हैं 4 टाइम्स पी ए रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1.4, यानी नेगेटिव ऑफ 0.4 इंटू टेम्परेचर उस समय कितना था? 300 केल्विन, तो 300 की पावर 1.4। ठीक है, विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है? फाइनल जब फट गया टायर तो हवा में मिल गई पूरी एयर, और हवा का टेम्परेचर कितना है? पी ए होगा, तो पी ए की पावर माइनस 0.4 इंटू टी एफ की पावर 1.4, और ये टी एफ निकालना है। ठीक है, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ रहा है? देखो टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, ये 1.4 पावर आएगी तो यहाँ आ जाएगा 0.4 के नीचे 1.4 आ जाएगी, तो बेसिकली आ जाएगा 300 इंटू 4 रेज़ टू द पावर, और ये नेगेटिव नीचे आ जाएगा तो 1/4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, 1/4 रेज़ टू द पावर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4।
ये है ऐसी ऊटपटांग से ऑप्शन भी थे शायद, है क्या ऑप्शन? हाँ, ये -0.4/1.4 ऑप्शन नंबर डी है ना, यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है करेक्ट आंसर और इसी के साथ हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। बड़ा सिंपल सा था, नीट में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, किस तरीके से करना है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना था, बस थोड़े से पावर अजीब व गरीब से थे। ठीक है, और गामा की वैल्यू दे रखी थी उन्होंने, नहीं देते तो भी देखो हम समझ जाते कि मोस्टली अगर एयर की बात करूं तो एयर इज कंप्राइज्ड ऑफ N2 and O2, तो ये मोस्टली क्या है, डायटोमिक ही है। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी देता तो भी हमें पता होना चाहिए था कि डायटोमिक एयर, तो इसलिए हम 1.4 ही लेंगे। ठीक है, 1.4 ही लेंगे गामा की वैल्यू को। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वर्क डन, इंक्रीजिंग वर्क डन भैया किस में होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था ग्राफ, जिसमें एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। आइसोबारिक ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल और ये एडिया। अब पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, पीवी में एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो बताता है वर्क डन। तो भाई एरिया सबसे ज्यादा आइसोबारिक में ही होगा, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, तो वर्क डन ही पूछ रहा है ना इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन। इंक्रीजिंग तो एडियाबैटिक से बढ़ जाओ, एडियाबैटिक से बड़ा आइसोथर्मल होगा, उससे बड़ा आइसोबारिक होगा। यस, ऑप्शन नंबर यही है सबसे बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, यस बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बोला आपने। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल से सवाल है, ट्रिक्स भी आपको बताते चल रहा हूं, वही ट्रिक्स को यूज करना और आंसर निकाल लेना, आप तुरंत फटाफट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ओके सर। अब साइक्लिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। देखो साइक्लिक प्रोसेसेस वो होती है जिनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। ठीक है, हर वो प्रोसेस, जैसे कि ये यहाँ से चालू हुआ, ये सब साइक्लिक प्रोसेसेस, इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहती है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, डेल्टा यू हमेशा आपका 0 रहेगा। डेल्टा यू हर साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। और डेल्टा डब्ल्यू क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू विल बी एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप इन पीवी डायग्राम। ये नहीं कि तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर को उसमें एरिया ऑफ द लूप तुमने निकाल लिया और बोला अरे सर मिल गया वर्क डन, नहीं। पीवी कर्व जितने भी होंगे उसमें एरिया ऑफ द लूप वर्क डन होगा। अब ये पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नेगेटिव ही कैसे पता चलेगा भाई, ये तो पता चलेगा आपका अगर जो साइकिल है मूव करने का, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें कैसे देखोगे, इसमें भी देखो ना एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। सॉरी क्लॉकवाइज है, जैसे यहाँ पे ये वापस एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, सो वर्क की बात करूंगा, डेल्टा डब्ल्यू एरिया ऑफ द लूप इन पीवी डायग्राम, और डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, फॉर क्लॉकवाइज वर्क, फॉर क्लॉकवाइज लूप। ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज लूप। आई एम सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई मेरे को। ठीक है, सो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज लूप के लिए, और पॉजिटिव कब होगा, क्लॉकवाइज लूप के लिए। ओके सर, ठीक, बढ़िया, समझ आ गया हमने साइक्लिक प्रोसेस भी। एफिशिएंसी जो साइक्लिक प्रोसेस की होती है वो इस तरीके से निकालती है, जितना भी तुमने वर्क किया डिवाइडेड बाय हीट कितनी मिली। ठीक है, जितनी भी हीट तुम्हें मिली उसको डिवीजन में रखते हैं, और हीट बस मिली, ये नहीं रिजेक्ट कर दी तो उससे मतलब नहीं, मिली कितनी, हीट कितनी मिली, और यही आप हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में भी इसी मेथड से आप एफिशिएंसी निकालोगे। ठीक है, सो हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई, और न्यूमरेटर में क्या रखना है, जितना भी वर्क किया। तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ द पीवी लूप डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम, ये आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। ओके, ठीक है सर। अब फर्स्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस क्या है, तो फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द कंडीशंस अंडर व्हिच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। यस, बिल्कुल ये नहीं बताता। इट डज नॉट टेल अस वेदर सम प्रोसेसेस आर पॉसिबल और नॉट। यस, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो सेकंड लॉ बताता है। और ऑल इन ऑल देखो क्या है, तुमने एनर्जी कंजर्वेशन पे पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी कि हीट दी और वर्क हो जाता है, बहुत उसके लिए यार वर्क करने के लिए बस एनर्जी देने से थोड़ी वर्क हो जाता है। देयर शुड बी सम मशीन्स, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, राइट। सो वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, और वही सब लिमिटेशन बताई है। अब यहाँ से हम चलते हैं और अब जंप करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली 2 स्टेटमेंट में फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, और ये 2 स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी वाले हैं।
पहला स्टेटमेंट है क्लॉसियस का जो कि बोलता है भैया इट इज इंपॉसिबल टू मेक एनी सच मशीन दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स। मतलब एक नॉर्मल हीट फ्लो होता है कहां से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये होता है एक नॉर्मल हीट का फ्लो। अब वो ये बोल रहा है कि इट इज इंपॉसिबल कि लो से हाई चला जाएगा अपने आप, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। एक्सटर्नल सोर्स से तो तुम डेफिनेटली करवा सकते हो क्योंकि रेफ्रिजरेटर का काम ही वही होता है। रेफ्रिजरेटर का काम देखोगे, बाहर 45 डिग्री है, घर के अंदर 21-22 तुम्हें एस्टैब्लिश करना है, और अगर तुमने एसी बंद कर दिया थोड़ी देर में टेम्परेचर घर के रूम के अंदर का राइज करने लगता है। तो कंटिन्यूसली एसी ऑन रखोगे तो 21 मेंटेन करके रखता है, एनर्जी को यहां कोल्ड एनवायरमेंट से हॉट में भेजता जा रहा है, ठीक है, उसके आउटर के थ्रू, आउटर में जो फैन रहता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वो काम करता है, लेकिन किसके थ्रू, एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वो काम किया जाता है, ये बोलता है क्लॉसियस। केल्विन उसमें और एडिशन में इंजन पे आ जाता है, वो बोलता है इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी मशीन दैट वर्क्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस and absorbs heat from a source, converts all that heat into work and rejects no heat to sink. Obviously, मतलब वो बेसिकली बोलता 100% एफिशिएंसी वाला कोई इंजन कभी बन ही नहीं सकता। मतलब कि पूरी एनर्जी ली तुमने और पूरे का वर्क कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत तुम रिजेक्ट तो करोगे ही करोगे। समझ में आया? और वही रिजेक्शन से बेसिकली आपकी एफिशिएंसी 100 से नीचे हो जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट केस स्टडी तो आपका हीट इंजन और आपका कार्नोट इंजन में। अब हीट इंजन की बात कर लेते हैं। तो हीट इंजन में देखो, हमें डिटेलिंग में कहीं नहीं जाना, ना इसमें जाना है, कार्नोट में थोड़ा बस साइकिल समझनी है। अल्टीमेटली गेम हमें जानना है बस एफिशिएंसी का, मात्र एफिशिएंसी का। तो हीट इंजन का सेटअप समझ लेते हैं। हीट इंजन में क्या होता है, एक इंजन है, क्या करेगा, एक सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, वो ऑब्वियसली हायर होगा किससे, सिंक के टेम्परेचर से। इंजन सोर्स से एनर्जी लेगा, इंजन सोर्स से एनर्जी लेगा, ले ली उसने Q1, फिर इस Q1 में से थोड़ा सा वर्क करेगा, ठीक है, कर दिया, और बाकी Q2 दे देगा, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कुछ इस हिसाब से होगा कि Q1 जो आई उसमें से थोड़ा वर्क हुआ और थोड़ा उधर चला गया, मतलब Q1 जो है बेसिकली W प्लस Q2 के बराबर है। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 के बराबर। और एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी होता है टोटल जो काम किया डिवाइडेड बाय हीट जितनी तुम्हें मिली। तुम्हें इतनी एनर्जी, इतने पैसे दिए, उसके बेसिस पे तुमने कितना काम किया वो तुम्हें एफिशिएंसी बताएगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाती है W अपॉन Q1, जो कि हो जाती है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जो कि हो जाती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। टेम्परेचर से रिलेवेंस है अगर इनका, तो इसको हम 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी देते हैं, ठीक है, जहाँ पे T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 कितना हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। ये होती है एफिशिएंसी हीट इंजन की। ऐसी कार्नोट इंजन की बात कर ले, तो कार्नोट इंजन थोड़ी डिटेलिंग में समझ में आता है, बताया जाता है एनसीईआरटी में। इसमें डिटेलिंग बस ये बताई कि 4 स्ट्रोक में चलता है। पहला स्ट्रोक बेसिकली होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, ठीक है। फिर ये आइसोथर्मली कंप्रेस होता है और चौथे स्ट्रोक में ये एडियाबैटिकली कंप्रेस होता है, फाइनल इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। सिंपल एज दैट। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, इनिशियल स्टेट पे आ गया। ये जो पूरी लूप का एरिया है वो दिखाता है तुम्हारा वर्क, और एनर्जी मात्र तुम एक जगह देते हो जो कि है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तभी एनर्जी सिस्टम को दी जाती है। बस इन दोनों में तो एनर्जी का कोई रिलेवेंस ही नहीं, और यहाँ पे एनर्जी सिंक में चली जाती है। तो इस प्रोसेस में तुम एनर्जी सिस्टम को देते हो और इस सिस्टम से एनर्जी ले लेते हो। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है। समझ में आया? पूरा गेम समझ में आ गया आप लोगों को? बस तो अब एफिशिएंसी पे पहुंचते सीधे। एफिशिएंसी इसकी हमको याद कर लेना है। एफिशिएंसी इसकी होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। जहां पे Q2 और Q1 बेसिकली वही हीट गिवन टू द सिंक है, और Q1 क्या है, Q1 इज हीट गिवन टू द सिस्टम है, ठीक है। तो ये बेसिकली T2 टेम्परेचर ऑफ द सिंक और T1 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है। T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, और Q1 Q2 क्या है, Q1 इज हीट इनपुट, हीट इनपुट टू सिस्टम, ठीक है, और Q2 है फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम हीट सोर्स है ना, और Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम टू सिंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने
डिस्कस कर लिया, आपको एफिशिएंसी याद रखना है और वो 4 प्रोसेसेस याद रखने हैं जिन 4 प्रोसेसेस में कार्नोट साइकिल कंप्लीट होती है। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? हीट इंजन का काम तो भाई हॉट से कोल्ड में एनर्जी पहुंचाओ, थोड़ी सी एनर्जी ले लो, वर्क कर लो। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का काम रहता है कोल्ड से हॉट में एनर्जी पहुंचवाओ। तो ये क्या करता है, ये वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ वर्क किया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ काम किया जाता है जो कि कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर पे कुछ काम करो जिससे कि कोल्ड से वो एनर्जी ले Q2 और इस वर्क को इसको मिला के भेज दे Q1 में। समझ में आया? वर्क करो, Q2 एनर्जी खींचे और पूरा मिला के Q1 में दे दे। तो यहां पे ये सीन आ जाता है कि W प्लस Q2 हो जाता है तुम्हारा Q1 के बराबर। सो W की वैल्यू वही Q1 माइनस Q2। तो यहां पे भी अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी कितने हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी भाई कि तुमने यहां पे कितनी एनर्जी कोल्ड से खींची है, क्योंकि एफिशिएंसी यहां पे वर्क से नहीं समझ में आएगी, एफिशिएंसी यहां से समझ में आएगी क्योंकि असली काम क्या था कि हमें एक रूम को ठंडा करना है। तो तुम कितनी एनर्जी खींच पा रहे हो उतना अच्छा ठंडा। तो भाई जितनी ज्यादा मैं खींच पाऊंगा उतना ज्यादा मैं एफिशिएंट हूं। तो यहां ऊपर न्यूमरेटर में Q2 आता है और डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में आता है W की मुझे कितना काम करना पड़ा वो Q2 एनर्जी खींचने के लिए। समझ में आया? तो यहां पे Q2 बाय W एफिशिएंसी दिखाती है। तो W की जगह क्या रख देंगे? Q1 माइनस Q2, ये आ गई मेरी एफिशिएंसी। Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2। आई सपोज पूरा आपको केस समझा दिया रेफ्रिजरेटर का, किस हिसाब से इसकी एफिशिएंसी देखी जाती है। ठीक है सर, ओके। आओ 2018 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। नीट का क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द कर्व। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेलेवेंस वो वेरिएशन बता दिया। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द हीट अब्सॉर्ब बाय इट व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम A टू B। ठीक है, A यहां पे एक है और यहां पे B है। अब ये क्या है, कैसा कर्व है? ये तो सर स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्व है मतलब क्या? वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है सर आइसोबारिक प्रोसेस में। ओके, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है। समझ में आया? इसने एक बार भी नहीं बोला, बड़ा शातिर है ये क्वेश्चन। ये आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा और ये सोच रहा था हमें ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है भाई वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय द गैस का टू हीट अब्सॉर्ब बाय इट। वर्क डन बाय द गैस टू व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब, यानी कि डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना होगा? अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं। जरा वर्क डन बाय द गैस क्या होता है भाई P डेल्टा V में, जरा बताओ। वर्क डन बाय द गैस और डेल्टा क्यू का रेशियो पूछ रहे। ठीक है, वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन तो होता है मेरा ये आइसोबारिक है यानी P डेल्टा V हो जाता है। ओके, क्या ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ये आपका आइडल गैस पे बोल रहा है पूरा पूरा फंक्शन? यस बिल्कुल। तो P डेल्टा V को क्या मैं NR डेल्टा T बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो। तो वर्क निकल आया सर। ठीक है, डेल्टा Q क्या होता है सर? डेल्टा Q तो होता है NC डेल्टा T, लेकिन अगर आप बोल रहे हो आइसोबारिक है तो इसको मैं CP कर देता हूँ। चलो बढ़िया। तो अब W बाय डेल्टा Q तो निकालना है, यही तो रेशो पता करना है। ठीक है, सो NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय NCP डेल्टा T। अब CP क्या होता है? CV प्लस R। CV क्या होगा मोनोएटॉमिक के लिए? सर CV होता है 3/2, 3/2 R प्लस R हो जाता है 5/2, हो जाता है 5/2 R इंटू डेल्टा T। ओके, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T कैंसिल, बच गया रेशो 2/5। ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया? समझ में आया? आइसोबारिक का केस लगाना था, आपको ये बताया नहीं गया था आइसोबारिक है, लेकिन आपको समझना चाहिए था ग्राफ देख के। ठीक है, ग्राफ देख के आप अगर समझ जाते तो क्वेश्चन कर देते। बड़ा सिंपल सा सवाल 2018 का। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते। 2015 का AIPMT का क्वेश्चन। फिगर शोज बिलो 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट A टू C। ठीक है, A से C तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं इन प्रोसेस AB प्रोसेस में 400 जूल ऑफ एनर्जी हीट दी। ठीक है, एक प्रोसेस ये रहा ABC। तो AB जाने में क्या हुआ? 400 जूल ऑफ एनर्जी मैंने क्या किया? हीट सिस्टम को दे दी। A से B जाने में मैंने 400 जूल दे दी, समझना जरा। ठीक है, उसके बाद फिर एंड इन द प्रोसेस BC 100 जूल ऑफ मोर हीट इज एडेड, और B से C में 100 और दे दी। यहां पे 400 दी, यहां पे 100 और दे दी। ठीक है, ओके। द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC विल बी। तो ये बताओ AC से जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी?
ओके, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जगह है क्या? जगह नहीं है यार, सवाल इतना अच्छा है ये। चलो थोड़ी जगह कमी पड़ेगी लेकिन करते हैं, कोई नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, ए से बी तक मैं गया और मेरे को 400 देनी पड़ी, बी से सी तक गया तो 100 देनी पड़ी, तो टोटल ए से सी तक जाने में कितनी एनर्जी लगेगी? बेसिकली मैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करूंगा, ठीक है, ओके। अब डेल्टा क्यू कहां से? ए से सी, पहले रास्ते से, इसमें भी मतलब ए से सी नहीं, ए बी सी जा रहा हूं मैं। कैसे जा रहा हूं? ए बी सी। यहाँ ए बी सी का पता करूंगा, यहाँ भी ए बी सी का पता करूंगा और यहाँ पे भी ए बी सी का पता करूंगा, ठीक है। डेल्टा क्यू ए बी सी जाने में भाई हो रहा है 500, 400 प्लस 100 500। डेल्टा यू कितना हो रहा है? डेल्टा यू कुछ हो रहा है ए से सी तक, और वही ए से सी दूसरे में भी होगा, तो इसको मैं दोनों में अगर सेम है तो इसको मैं के बोल दे रहा हूँ। सेम क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर दोनों पॉइंट का सेम है। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं, ठीक है। सो ये तो के ही रहेगा। और डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा पूरा ये एरिया, पूरा ये एरिया, मतलब यहां बताऊं तो ये पूरा एरिया, ठीक है। मैं ग्रीन ब्लू से बनाऊंगा एरिया पूरा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया फ्रॉम ए बी सी, ठीक है, पूरा एरिया आ जाएगा, ओके। इस एरिया को मैं A1 नाम दे रहा हूँ, इस एरिया को मैं कैपिटल ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी सिमिलरली इसको पकड़ लो, डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू फ्रॉम ए टू सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम ए टू सी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो डेल्टा क्यू ही मुझे निकालना है, डेल्टा क्यू ही मुझे क्या करना है? निकालना है। ये कितना? ये तो के है। और डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू कितना हो जाएगा? तो डेल्टा यू हो जाएगा इस सिनेरियो में, ये रहा पूरा एरिया, ये प्रोसेस था ना, तो ये पूरा एरिया, ठीक है। ये देख रहे हो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू। तो इसको मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूँ। अब देखो इन दोनों से मैं डेल्टा क्यू कैसे निकाल सकता हूँ, सोचो जरा, इन दोनों से मैं डेल्टा क्यू कैसे निकाल सकता हूँ, सोचो। कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लो, तो 500 माइनस ये डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू के, और के तो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कर रहे हैं, डेल्टा क्यू उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बेसिकली ये निकाल सकते हो क्या तुम? ये क्या है? ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बेसिकली क्या है? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ये रहा पूरा एरिया, इस ट्रायंगल का पूरा एरिया बस पता कर लो और वो चीज़ घटा दो 500 में से, बस डेल्टा क्यू आ जाएगा। समझ गए? तो ये एरिया बस घटाना था। इस एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा, एरिया की वैल्यू कितनी है? ये एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? बेस इज दिस लेंथ, दिस मच इज, ये 2 और 4 है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। साथ ही साथ हाइट कितनी है? बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 2 से, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। देखो ये 2 से 2 गया, 10 रेज़ टू -3 को कैंसिल किया, ये आ गया 40 जूल। 40 जूल 500 में से घटा दो, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 460 जूल। समझ में आया? समझ में आया कुछ? ये हो गया मेरा आंसर। तो कौन सा है मेरा आंसर? 460 जूल, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल, लेकिन सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा तेज था, थोड़ा सा अलग हटके था, इसीलिए मैंने रखा था, बट जरूरी है, आपको समझना आना चाहिए किस तरीके से आप करोगे। एनालिसिस पूरा आता है ना आपको, थर्मोडायनेमिक्स आपने समझ लिया है ना, या रट्टा नहीं है, मेमोराइज नहीं किया, समझ लिया है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का सेशन आप कंप्लीट करते हैं। आई सपोज कहे वादे के अनुसार बहुत कम समय में आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझा दिया। बताओ कुछ छूटा है तो मुझे बताओ, आई डोंट थिंक सो कुछ छूटा है, एंड सारी चीजें कवर्ड है। इसके बाद आप अपने आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, सब इसी में से आएगा और समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही नहीं, हम आने वाले लाइव सेशंस में और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको कम समय में ज्यादा डिलीवरी मिल पाए, कम समय में आपका अच्छा फ्रूटफुल यूज हो सके, और यही हमारा एजेंडा है। सो इसी के साथ यार अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।